आज हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्लड ग्रुप्स, इसमें एबीओ सिस्टम को हम फॉलो करते हैं और ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ, इनको कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा खोजा गया था। एक ब्लड ग्रुप और इसके बाद खोजा गया, ए बी ग्रुप, और इसे डी कॉस्टेलो एंड स्टर्ली द्वारा खोजा गया। तो बेसिकली हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप आ गए और इन 4 ब्लड ग्रुप्स का नामकरण इसलिए हुआ कि हमारे ब्लड में, अगर एक स्लाइड पे हम ब्लड लें तो उसके 2 पोर्शंस को हम कंसीडर करते हैं, एक आरबीसी और दूसरा इसका फ्लूइड पार्ट प्लाज्मा। जो आरबीसी है उसकी सरफेस पर एंटीजन लगे होते हैं, ये एंटीजन। इस एंटीजन की जो प्रकृति होती है, इसके बेस पर हम ब्लड ग्रुप निकालते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी पर एंटीजन ए लगा हुआ है तो इसका अर्थ होता है उसका ब्लड ग्रुप ए है। यदि उसके आरबीसी पर बी एंटीजन लगा है तो इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप बी है। यदि दोनों लगे हैं तो ए बी, लेकिन अगर दोनों ही नहीं है तो इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप होता है उसका। तो ये एंटीजन के बेस पर ऐसा होता है। जनरली हम प्लाज्मा में देखते हैं एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो एंटीबॉडीज उपस्थित होती हैं प्लाज्मा में। सेम टाइप का एंटीजन और एंटीबॉडी किसी एक ब्लड ग्रुप में नहीं मिलेंगे। इसका मतलब यदि यहाँ पर एंटीजन ए है किसी व्यक्ति के ब्लड में, तो इसका मतलब उसके अंदर एंटीबॉडी ए नहीं होगी। जैसे 2 एंटीजन हो सकते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, इसी प्रकार से 2 एंटीबॉडी भी हो सकती है, तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी हो सकती है। तो यदि किसी के ब्लड में एंटीजन ए होगा तो उसमें एंटीबॉडी ए नहीं होकर एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, यानी विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी दोनों रिएक्ट करके क्लम्प बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्कंदन होना। तो एंटीजन एंटीबॉडी सेम जब मिल जाएंगे तो इनसे स्कंदन हो जाएगा, या जिसे हम कोगुलेशन कहते हैं। इसलिए सेम एंटीजन एंटीबॉडी कभी एक साथ नहीं पाए जाते। तो इस हिसाब से अगर हम एक टेबल बनाएं जिसमें एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ये लें और इसके साथ एंटीबॉडी present in the plasma, तो इसके हिसाब से हम जिस ब्लड ग्रुप को ए कह रहे हैं उसमें एंटीजन ए होगा।
जिस ब्लड ग्रुप को हम बी कह रहे हैं, ये ब्लड ग्रुप्स हैं, तो जैसे बी कह रहे हैं उसमें एंटीजन बी होगा, और जिसे ए बी कह रहे हैं उसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होंगे। ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम ओ रखा है। अगर इस ब्लड के अंदर हम प्लाज्मा को डिस्कस करें तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए नहीं होगी, क्योंकि सेम एंटीबॉडी नहीं रह सकती, तो यहाँ एंटीबॉडी बी होगी। ब्लड ग्रुप जिसका बी है उसमें एंटीबॉडी बी नहीं हो सकती, यहाँ पर एंटीबॉडी ए होगी। जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है उसमें दोनों एंटीबॉडी रह सकती हैं, तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी ये दोनों हो सकती हैं ओ ब्लड ग्रुप में। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं रह सकती। तो इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है किस प्रकार की एंटीबॉडी या एंटीजन रखता है। तो इसमें हमारे सामने एक तो बात ये आई कि कहाँ पर किस तरह का ब्लड ग्रुप कौन सा एंटीजन रखता है और कौन सा एंटीबॉडी उसमें पाया जाता है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि इन सारे ग्रुप्स में कौन सा ब्लड ग्रुप जो है उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाए और कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाए। इसके लिए हम दो बातें ध्यान में रखेंगे। एक तो वो कि जो यूनिवर्सल डोनर है, जो सबको ब्लड दे सकता है, उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंटीजन एक तरह की तलवार है, एक चाकू है, जो किसी के अंदर घुसेगा तो वहां पर डैमेज करेगा। तो हमारे पास डोनर वो हो सकता है जिसके पास चाकू ही ना हो। तो इसका मतलब यूनिवर्सल डोनर किसको कहेंगे हम? जिसके पास नो एंटीजन ओवर द सरफेस ऑफ आरबीसी। प्रेजेंट हो, तो आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं होना चाहिए, उसे हम यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है ओ, उसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल डोनर होगा ओ ब्लड ग्रुप। तो इसका मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जो सबसे सार्वत्रिक ग्राही जिसको कहा जाता है, जो सबसे रक्त ले सकता है, उसकी भी एक क्वालिटी होनी चाहिए। जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर विरोध करने के लिए कोई एंटीबॉडी उसकी प्लाज्मा में नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब देयर इज नो एंटीबॉडी in the plasma of recipient। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है उसकी प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें ये ब्लड ग्रुप जो है ए बी, उसमें ऐसा गुण दिखाई देता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कह सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से बता सकते हैं। अब कौन किसको ब्लड दे सकता है
और कौन किससे ब्लड ले सकता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर कुछ डिस्कस कर सकते हैं। हम सारे ब्लड ग्रुप्स को अगर यहाँ पर लिखें, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, तो इसमें हम सबसे पहले तो इस ब्लड ग्रुप ओ पर आते हैं। ओ बी को भी दे सकता है क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है। इसी तरह से ये ए को भी दे सकता है और ये ए बी को भी दे सकता है और खुद ओ अपने आप को तो दे ही सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब यहाँ पर हम इस ए बी पर आते हैं। इस ए बी को देखा जाए तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, तो इसका मतलब ये ए से भी ले सकता है, ये बी से भी ले सकता है, ओ से ले ही रहा है और खुद अपने आप से तो ले ही सकता है। इसका मतलब यहाँ पर ये अपने आप को ब्लड दे सकता है। बी ब्लड ग्रुप, ये बी ब्लड ग्रुप अपने आप को तो दे ही पाएगा और दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर ये ए बी जो है उसको दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप खुद को दे पाएगा और साथ में ही ये ए बी को भी दे पाएगा। तो इसका मतलब इस तरह से हम देख सकते हैं। अब इस पे इसका मतलब ब्लड ग्रुप सारे हमारे पास इसके अकॉर्डिंग आ गए और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप, जैसे यहां पर हम ब्लड ग्रुप यहां लिख लें, अब ब्लड गिवन टू एक जगह लिख लें हम, किसको दे सकता है कोई ब्लड ग्रुप, और टेकन फ्रॉम किससे ले सकता है, ये देखा जाए तो ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर है, इसलिए ये किसको दे सकता है, ऑल ब्लड ग्रुप्स। लेकिन ले किससे सकता है, ना तो इससे ले सकता है, ना इससे ले सकता, ना इससे ले सकता, ना इससे ले सकता, अपने आप से ले सकता है। इसका मतलब टेकन फ्रॉम में ओनली ओ लिखेंगे हम। ओ ब्लड ग्रुप जो होगा वो ओ वाले को ही दे पाएगा। देने में तो ये सारों को दे सकता है, लेकिन लेने में ये ओ से ही ले सकता है। इसके बाद हम ए बी की बात करते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसको दे सकता है, ना तो यहाँ दे पा रहा है, ना यहाँ दे पा रहा है, ना यहाँ दे पा रहा है, ये अपने आप को ही दे पा रहा है। तो गिवन टू ओनली ए बी और टेकन फ्रॉम सभी से ले सकता है क्योंकि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो ऑल ब्लड ग्रुप्स। इसके अलावा अगर हम अब ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो यहां हम देख रहे हैं ब्लड ग्रुप ए किसको दे सकता है ब्लड, तो हम यहाँ देख रहे हैं ए बी को दे सकता है तो, और उसके अलावा खुद अपने आप को दे सकता है। तो ए खुद तो लिखेंगे हम और उसके साथ ए बी को भी दे सकता है। ले किससे सकता है, तो हम देख सकते हैं खुद ए से ले सकता है ए, और ओ से तो ले ही सकता है, तो ए और ओ इनसे ले सकता है। अब हम बी पर आते हैं। बी पर सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि बी ब्लड ग्रुप जो होगा वो किसको दे सकेगा ब्लड ग्रुप। तो ये ब्लड एक तो इसको दे सक रहा है ए बी को,
और एक खुद को दे सक रहा है। इसका मतलब बी वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। ले किससे सकता है? तो खुद बी अपने आप से तो ले ही सकता है और ओ से ले सकता है। तो इसका मतलब अगर अब हम इसे यहाँ से हटा दें तो कौन किसको ब्लड दे सकता है और ले सकता है उसकी भी एक टेबल आ गई हमारे पास। इसके हिसाब से हम यहाँ पर बता सकते हैं कौन किसको ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है। तो अब ओ ऑल ब्लड ग्रुप को दे सकेगा, ले केवल ओ से ही सकेगा। ए बी को दे सकेगा लेकिन सभी से ले सकेगा। ए से ले सकेगा, सॉरी ए को दे सकेगा और ए बी को भी दे सकेगा और ले सकेगा ए से और ओ से। और बी जो होगा वो किसको दे सकता है? बी को और ए बी को, लेकिन ले सकता है बी से और ओ से। इस तरह से हम ब्लड ग्रुप्स को देख सकते हैं। अब इस पे एक RH फैक्टर, इसकी भी बात कर सकते हैं हम। RH फैक्टर को देखा जाए तो इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज जो की गई थी वो लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। RH फैक्टर रीसस मंकी में खोजा गया था, तो डिस्कवर्ड इन रीसस मंकी। इसलिए इसका नाम RH रखा गया। ये RH फैक्टर हमारे ह्यूमन बीइंग में भी पाया जाता है, तो इसको भी अब इंक्लूड किया जाता है कि ब्लड ग्रुप किसी का पॉजिटिव है किसी का नेगेटिव है, तो वो किस बेस पर किया जाता है? RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उसे पॉजिटिव कहा जाता है, और अगर ये नहीं पाया जा रहा है, ये एब्सेंट है, तो ऐसे पर्सन्स को हम नेगेटिव कहते हैं। RH फैक्टर प्रेजेंट किसी के ब्लड में तो उसे पॉजिटिव, और नहीं है तो नेगेटिव कहा जाता है। अब इसमें RH फैक्टर की पोजीशन कहां पर होगी? प्लाज्मा पर या RBC पर? तो फिर से हम इस फैक्टर को एंटीजन की तरह मानते हैं। तो यदि कोई एंटीजन कहीं पर प्रेजेंट होगा ब्लड में तो वो RBC पर होगा। तो RH फैक्टर एक एंटीजन की तरह काम करता है, इसको RH एंटीजन कह सकते हैं। और ये प्रेजेंट होगा ऑन द सरफेस ऑफ RBC। तो RBC की सरफेस पर ही प्रेजेंट होता है। अब RBC की सरफेस पर इस तरह से हम कर सकते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप या किसी पर्सन को हम लेते हैं, जैसे रमेश एक पर्सन लिया है और इसका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, और एक व्यक्ति और लिया हमने सुरेश, इसका ब्लड ग्रुप B नेगेटिव है। अब दोनों की RBC पर क्या अंतर है? तो हम देख सकते हैं एक की RBC जो है उसकी सरफेस पर एक तो एंटीजन B होएगा, अगर B है इसीलिए तो इसका ब्लड ग्रुप B है। इस पे भी एंटीजन B होगा।
लेकिन जो पॉजिटिव होता है उसके लिए हमने बात की कि उस पर एक एंटीजन और लगा होता है जिसको एंटीजन RH कहते हैं। ये हम एंटीजन RH यहां पर लगा देते हैं, उस तरफ नहीं लगाएंगे क्योंकि वो B नेगेटिव है। तो B पॉजिटिव और B नेगेटिव में ये डिफरेंस होता है। अब ये जो डिफरेंस आया उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई एंटीजन उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसकी उपस्थिति नहीं है, तो उसके पहुंचने से क्या फर्क पड़ता है। जैसे रमेश के ब्लड ग्रुप में एंटीजन RH है और इस तरफ सुरेश के ब्लड के अंदर एंटीजन नहीं है, तो अगर इसको यहाँ ब्लड की आवश्यकता पड़े और इसे देना हो तो आराम से दे सकता है। B नेगेटिव वाला B पॉजिटिव को आराम से ब्लड दे सकता है। लेकिन अगर इसको रमेश को सुरेश को ब्लड देना हो तो इसके ब्लड देने पर क्या होगा, इस सुरेश के ब्लड में एंटीजन RH का प्रवेश होगा। तो एंटीजन RH entered in the blood of सुरेश। हमारे बॉडी के अंदर जब भी कोई एंटीजन प्रवेश करता है उसके खिलाफ हमारे एक बॉम्ब बनता है और उस बॉम्ब को हम यहां पर नाम देते हैं एंटीबॉडी, बॉम्ब बॉडी। एंटीबॉडी यहां पर बनने लगेगी किसके अगेंस्ट, एंटीजन RH के अगेंस्ट। तो यहां इस बॉम्ब को मैं नाम दे देता हूं एंटीबॉडी RH starts to form। पहली बार जब हमने ऐसे ब्लड को दिया जो कि पॉजिटिव था और नेगेटिव वाले व्यक्ति को दे दिया, तो देने से क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर एक बॉम्ब बनेगा और उसको हम कहेंगे एंटीबॉडी RH। तो एंटीजन के खिलाफ यहाँ पर एंटीबॉडी बन गई। अब ये एंटीजन तो चला गया, इसके खिलाफ केवल एंटीबॉडी बनी और बन के इससे कुछ थोड़ा बहुत रिएक्शन हुआ, नहीं तो ये नष्ट हो गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर इस रमेश ने फिर से ब्लड देने की हिमाकत की तो उस समय ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे ही एंटीजन RH दोबारा सेकेंड टाइम ट्रांसफ्यूज हुआ, इस समय फर्स्ट टाइम था तो फर्स्ट टाइम ट्रांसफ्यूजन में कुछ ऐसा हुआ था जिसको हमने नहीं देखा, बॉडी के अंदर बॉम्ब बना। लेकिन सेकेंड टाइम जब ट्रांसफ्यूजन हुआ, ट्रांसफ्यूजन मतलब रक्त का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण, तो हम रमेश का ब्लड सुरेश को दोबारा दे रहे हैं। दोबारा देने पर ये एंटीजन RH जैसे ही सुरेश की बॉडी में जाएगा वहां पर इसके खिलाफ बॉम्ब पड़ा है, और बॉम्ब जब पड़ा है तो यहाँ पर ब्लास्ट होना जरूरी है, तो इस जगह ब्लास्ट हो जाएगा। तो बॉम्ब ब्लास्ट इस जगह होगा और ब्लास्ट होना मतलब एंटीबॉडी RH और एंटीजन RH का रिएक्ट करना है, और ऐसा होने से सुरेश की डेथ हो जाएगी। और डेथ होने का कारण क्या होगा, कोagulation ऑफ ब्लड। तो बॉम्ब जो है वो ना फटे, इसलिए हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि नेगेटिव वाले पर्सन को पॉजिटिव ब्लड दे दिया जाए। उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि अगर B नेगेटिव वाले व्यक्ति के ब्लड को अगर इस B पॉजिटिव वाले व्यक्ति के ब्लड से मिलाया जाए तो इसमें तो एंटीजन है नहीं, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी नहीं।
तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उल्टा यहाँ हम जब उल्टा ये कर रहे हैं कि बी पॉजिटिव को नेगेटिव में दे रहे हैं, तो वहाँ एक बॉम्ब बना यानी एंटीबॉडी, और उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण यहाँ कोगुलेशन हो गया ब्लड का। ये पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसे हम डिस्कस करेंगे, और इसे हम कहते हैं RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। या इसका एक नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। अब इस पे हम ऐसे एक विवाह की बात करते हैं जिसमें हस्बैंड जो है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है और वाइफ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है। उनके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखते हैं हम। इस पे हम जनरली ये देखते हैं कि जब भी कोई शादी होती है तो उस दौरान क्या किया जाता है, कुंडलियां मिलाई जाती हैं। तो कुंडलियां मिलाने की बजाय ब्लड ग्रुप मिलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हस्बैंड अगर बी पॉजिटिव या किसी भी पॉजिटिव ग्रुप का है, इसमें हमने एग्जाम्पल बी पॉजिटिव का लिया है, हो सकता है ए पॉजिटिव हो, ओ पॉजिटिव हो, और वाइफ किसी भी ब्लड ग्रुप की हो जैसे ए ब्लड ग्रुप की, लेकिन नेगेटिव हो, तो उसमें एक समस्या का जन्म होता है। इनकी पहली संतान यदि फर्स्ट चाइल्ड यदि पॉजिटिव ग्रुप की हो जैसे ए पॉजिटिव, तो उसके बाद इसमें कुछ परिवर्तन आएंगे। जनरली हम देखते हैं कि फर्स्ट चाइल्ड अगर पॉजिटिव ग्रुप का है तो ये क्या करेगा, यहां पर RH एंटीजन है, पॉजिटिव होने का मतलब एंटीजन RH कहां एंटर होगा, इस चाइल्ड का अपनी मदर के वॉर्म में यानी गर्भाशय में। तो मदर के गर्भाशय में चाइल्ड जो है वो डेवलप हो रहा है, तो एंटीजन RH एंटर्ड इन द ब्लड ऑफ मदर। इसके एंटर होने से फिर से जो बात अभी मैंने कही, बॉम्ब फॉर्मेशन होता है मदर की ब्लड में। तो बॉम्ब फॉर्मेशन हमेशा फर्स्ट टाइम जब भी RH एंटीजन एंटर करेगा RH नेगेटिव वाले ब्लड में, तो उसके अंदर बॉम्ब बनेगा, और इस बॉम्ब को हम कह रहे हैं एंटीबॉडी RH। इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इस फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा तो ये नॉर्मल होगा, फर्स्ट चाइल्ड बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुआ। लेकिन इसी कॉम्बिनेशन में जब सेकंड टाइम हम यहाँ पर फिर से हस्बैंड और वाइफ, इनका ब्लड ग्रुप यही रखें बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, सॉरी ए नेगेटिव। तो अब इसी कॉम्बिनेशन से अगर सेकंड चाइल्ड फिर से
पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हुआ, मान लेते हैं इस बार बी पॉजिटिव ग्रुप का हुआ, तो ये सेकंड चाइल्ड सरवाइव नहीं कर पाएगा, डज नॉट सरवाइव, बिकॉज बॉम्ब इज ब्लास्ट। तो यहां हम कहेंगे कि इस समय ये सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि मदर में ऑलरेडी एक बॉम्ब पड़ा है जो इस RH एंटीजन को एंटर ही नहीं होने देगा। यहाँ पर एंटीबॉडी RH पहले से अब मौजूद है, तो यहाँ जैसे ही ये सेकंड चाइल्ड अपने एंटीजन RH को एंटर करवाएगा मदर के सर्कुलेशन में, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने से इस सेकंड चाइल्ड की मौत हो जाएगी, तो डेथ हो जाएगी, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, डेड हो जाएगा। अब ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है यहाँ पर, इसीलिए इस प्रॉब्लम को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्ट हो रहा है, यानी इसके इरिथ्रोसाइट्स फट रहे हैं, और किसके फट रहे हैं? फीटस के, तो फिटलिस नाम दे देते हैं, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस इसलिए नाम पड़ा। अब ये सेकंड चाइल्ड ही नहीं, नेक्स्ट एवरी चाइल्ड, वो सारे के सारे सरवाइव नहीं कर पाएंगे और डेथ हो जाएगी। तो डेथ अगले हर चाइल्ड की हो सकती है यहाँ पर, कि एक बार एंटीबॉडी बन चुकी है मदर के अंदर, और मदर के अंदर जब ये एंटीबॉडी बन गई है तो हर बार जो पॉजिटिव बच्चा होगा ब्लड ग्रुप का, और वो डेथ हो जाएगा। नेगेटिव होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो नेगेटिव होगा तो उसमें नॉर्मल बॉन्ड होगी, वो नॉर्मल होगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि नेगेटिव हो, और होगा नेगेटिव तो उसके बाद वो नॉर्मल बर्थ हो जाएगी, उस समय डेथ नहीं होगी। अब इस पे क्या पॉजिटिव होने के बाद भी इसे बचाया जा सकता है? बिल्कुल बचाया जा सकता है, और वो एक थेरेपी से बचाया जा सकता है जिसको हम कहते हैं रोगम थेरेपी। जो यहां पर बॉम्ब बना है, यानी एंटीबॉडी RH, इस बॉम्ब को अगर कवर कर दिया जाए, यानी ये एक बॉक्स में बंद कर दिया जाए, तो फिर तो ये RH एंटीजन के खिलाफ काम नहीं करेगा। इसका मतलब अगर हमें इस थेरेपी को नॉर्मली समझना हो तो ये कह सकते हैं हम कि इसके चारों तरफ एक कवर बना दें, बॉम्ब के चारों तरफ, और ये कवर जो होता है इस बॉम्ब को रोक देगा ब्लास्ट होने से। तो इसको हम कहते हैं, यहाँ बॉम्ब जो एंटीबॉडी बनी है वो होती है IgG। ये एक प्रकार है इम्यूनोग्लोबिन का, और ये एंटीबॉडी यहाँ पर हमारे सामने पड़ी है। इसको यदि कवर कर लिया जाए, यानी यहाँ पर एंटी IgG, इस दवा का उपयोग कर लिया जाए जो IgG को कवर कर ले, तो उसके बाद इसमें सेकंड चाइल्ड और नेक्स्ट एवरी चाइल्ड विल सर्वाइव। तो हम इसको देख सकते हैं कि एंटी IgG, इस थेरेपी को हम रोगम थेरेपी कहते हैं। तो रोगम थेरेपी से इसको बचाया जा सकता है। फीमेल की जितनी भी एंटीबॉडीज हैं उन एंटीबॉडीज को कैप कर दिया जाए, तो कैप करने पर हम देखते हैं कि इस एंटीजन RH के अगेंस्ट कोई रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी तो ये बच जाएगी। तो इस थेरेपी को यहाँ पर यूज किया जाता है।